हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन है आपके यूजीसी नेट पेपर 1, उसमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वो सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है ये भी आप सबको मिलने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं यूजीसी नेट की तरफ से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो यूनिट है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 की। कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। पहला हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ भाई। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और सबसे पहले इसमें आएगा डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एमडीजी, जिसे हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, कंस्ट्रक्शन सीजन के किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका ध्यान है कि संधारणीय विकास लक्ष्य, जैसे कि एसडीजी कहते हैं कि प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। रीजन कि कई एसडीजी अंतर संबद्ध है। दीनदयाल, ललिता, ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अभी देखो वॉइस क्लियर है? थोड़ा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से थोड़ा वेदर ठीक नहीं है यहाँ का। ठीक है, चलो देखो, अगर इंस्ट्रक्शन रीडिंग का देखो, इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। एसडीजी की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। अब ठीक है ना आवाज? ठीक है। कई एसडीजी ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूएन मेंबर स्टेट्स इन 2015 इज रिलेटेड टू एसडीजी 4? एसडीजी 4 का इनमें से कौन सा जो गोल है अडॉप्ट किया गया है यूएन के द्वारा? इसी तरीके से इस बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया? गुणवत्ता परक शिक्षा। 2015 में यूएन स्टेट्स में 2030 एजेंडा भी इसको कहा गया। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना इसका सिद्धांत है। एजेंडा 30 किसको बोलते हैं? अभी भी वॉइस क्लियर? अभी देखो बेटा वॉइस क्लियर है? अभी देखो वॉइस क्लियर है? एजेंडा 30 किसको बोलते हैं? एजेंडा 30 आपके एसडीजी। थम्स अप करो अगर प्रॉपर आ रहे। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना का सिद्धांत का निर्माण, नया एजेंडा 2030, 2015 से 2030। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, संधारणीय विकास लक्ष्य दिख रहा है सबको? चलिए ध्यान से देखिए। संधारणीय विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के गोल 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम कितना किया जाना है। अभी ठीक है, चलो वेरी गुड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 कितनी बात हो रही है, 2030 तक एसडीजी का जो गोल 3 है उसके अनुसार, डेटा ध्यान रखिए, 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम से कम 25% तक कम किया जाना है। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन पर घटाकर कम से कम 12 करना है। कितना कम किया जाना है ये डेटा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश कौन सा है? सही आंसर है स्वीडन। गुड इवनिंग शिलेश, शिवानी। ठीक है, देखते चलो, अभी आप सबका एग्जाम आ रहा है और कैसे क्वेश्चन एसडीजी से पूछे जा रहे हैं। फिर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये जो लंबे क्वेश्चन है इनको आप लोग पढ़ लेना, ये पीडीएफ दे दूंगी। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं जरूर करवा देती हूँ।
द टारगेट ईयर ऑफ अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी एसडीजी को प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना लक्ष्य रखा गया है, यानी कितने साल तक आपको उसके लक्ष्यों को कंप्लीट कर लेना है। तो सही आंसर है 2030। एजेंडा 2030 इसीलिए यहाँ पे कहा गया। 2022 के अकॉर्डिंग फिनलैंड, वेरी गुड शिवानी। ठीक है, तो थोड़ा अपडेट कर देना, जो नई नई चीजें आई हैं या जो 2022 का डेटा है, 2021 का डेटा है, उसको अपडेट करते रहना। 13 को एग्जाम है, 11 वालों का आ गया है सिटी इंटीमेशन, बहुत जल्दी अब आप लोगों का भी आने ही वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते जाओ, और साथ ही ये एक्सप्लेनेशन के लिए ये पीडीएफ पढ़नी है आपने। क्वेश्चन नंबर 7, under sustainable development goal 3, good health and well-being by 2030, the premature mortality from non communicable disease is to be reduced by option number C 50%। यस, 8 को एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से जो असामयिक मृत्यु हो रही है उसे 50% तक कम करने का लक्ष्य दिया गया है एसडीजी में। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 तक, आपने 2021 का डेटा भी ध्यान रखना है। धारणीय विकास लक्ष्य का उद्देश्य सड़क यातायात दुर्घटनाओं से वैश्विक मृत्यु एवं चोट को कितने प्रतिशत घटाना है? सही आंसर 50%। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर करो, क्या होगा? शिल्पा आवाज कम आ रही है, आज थोड़ा बेटा नेटवर्क इशू है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, चलो देखते हैं। अरे आज तो बड़ा पंगा हो गया भाई। अभी देखो वॉइस आ रही है। दुगना करना है क्वेश्चन नंबर 10। अब आ रही है, चलो ठीक है ठीक है। आज थोड़ा वेदर खराब है यहाँ पे, कल परसों से ही थोड़ा सा खराब हो रहा है, इसी वजह से इशू होगा थोड़ा। ठीक है, एसडीजी के कितने गोल हैं, कौन बताएगा? एसडीजी के कितने गोल हैं? 17। आई थोड़ी सी, अभी देख लो। उसके बाद क्वेश्चन है, टारगेट ऑफ गोल 7 ऑफ द एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य 7 है उसमें कौन कौन से लक्ष्य हैं? 17, बिल्कुल ठीक है। एमडीजी का इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो 17 अगर गोल है, एमडीजी के 8 गोल हैं, आपने वो सारे पढ़ लेने हैं, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने में भी आते हैं।
ठीक है, टाइम कम है, आपने क्या करना है, सबको रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये जो गोल है ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो सेम ही रहने वाले हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरा देख लेना। एमडीजी के लक्ष्य: आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में वृद्धि करना, ऊर्जा क्षमता को दुगना करना। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से, जहां पे एमडीजी लिखा होगा उनके गोल लिखे होंगे, और उस गोल को, जैसे गोल 1 किससे संबंधित है, गोल 2 किससे संबंधित है, इसको आपको फिल करना होगा। ऐसी मैचिंग बिठानी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा गोल किससे संबंधित है, और किसके बारे में बात हो रही है, एमडीजी के बारे में। एमडीजी के बारे में, एमडीजी का गोल 1 है निर्धनता से निर्धनता, अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन। गोल 2 है प्राथमिक शिक्षा, 3 है लैंगिक समानता, और चौथा है बाल मृत्यु दर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सहस्त्राब्दी विकास यानी मिलेनियम डेवलपमेंट पर्यावरण संबंधी धारणीता सुनिश्चित करने के संबंध में, यानी ऐसा कौन सा गोल है जिसमें कि एनवायरनमेंट की बात की गई है एमडीजी में। सही आंसर डी, यानी गोल 7। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान से देखिए। शिल्पा एक बार बैक करके फिर से बेटा स्टार्ट करो, थोड़ा सा वीडियो को बैक ले जाओ और फिर से स्टार्ट करो, देखो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, गोल 7 के ए में क्या है, देश की नीतियों कार्यक्रमों में सतत विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करना। 7 बी में है जैव विविधता। 7 सी में है पेयजल बुनियादी स्वच्छता 2015 तक सुनिश्चित करना। और 7 डी में 2020 तक 100 मिलियन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14, चलो बताओ जल्दी से। नमस्ते नंदनी। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर, अभी अभी बात हुई थी इसके बारे में। तो एसडीजी 17, एमडीजी में कितने हैं, पढ़ लेना अगर अभी तक नहीं पढ़ा है। एसडीजी एमडीजी सब करवाया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा से संबंधित कौन सा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा है, या वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करने का कौन सा है। राम मीना नमस्ते बेटा। रिंकू ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपके, बैक कर लो थोड़ा सा वीडियो को, देखो इस तरीके की रेड लाइन आती है ना वीडियो के नीचे, उससे वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा वेदर खराब है यहाँ पे जिसकी वजह से इशू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अगर आ गया तो क्या करेंगे, आंसर करिए 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा एसडीजी का संधारणीय उपभोग और उत्पादन के रूप से संबंधित है, यानी ऐसा कौन सा गोल है जो कंजप्शन और प्रोडक्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, वॉइस लो है बेटा, आज पता नहीं क्या मैं बता रही हूँ, नेटवर्क इशू है आज बहुत ज्यादा। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 15, और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी जल्दी देखो, यहाँ पे 2020 की रिपोर्ट है, आपने क्या करना है 2021 और 22 का डेटा देखना है। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूं। 2021 और 22 का डेटा आपने इसको देख करके निकालना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज भी होती रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए,
नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2019-20, जो 2019-20 है उसको 20-21 कर लीजिएगा, 21-22 कर लीजिएगा, जो लेटेस्ट डेटा है उस पे काम करिएगा। ठीक है, अभी अभी आया भी है इंडेक्स वगैरह, तो उसको पढ़ लेना एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन का आंसर करो। चलो अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है सतत विकास के लक्ष्य 12 सतत उपभोग उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को किसके द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। सही आंसर है आधा, यानी 1/2। ठीक है, इसको पढ़ लेना पूरा। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 19। मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, मैं वो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चन के जवाब तो जरूर से जरूर देने हैं। एसडीजी के बारे में पूछा गया है, इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य है कब तक पूरा किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर इसका बिल्कुल सही है 2030। 2030 होना चाहिए भाई, 35 क्यों होगा। एसडीजी को एजेंडा 30 बोला गया है। एसडीजी को एजेंडा जब 2030 बोला गया है तो बी आंसर नहीं होगा इसका। किसको एजेंडा, यस पीडीएफ डेफिनेटली मैं डालूंगी बेटा वेबसाइट पर भी। एसडीजी को 2030 तक प्राप्त करने की बात करी गई है। क्या बात है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अमंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करिए जरा, क्या आंसर होगा, ए बी और ई। असमानता में कमी, लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इस समय अगर कोई यूनिट सबसे ज्यादा पूछी जा रही है तो आपका एनवायरनमेंट कंटिन्यू पूछा जा रहा है। पहले होता था कि हाँ भाई आधी चीजें टीचिंग रिसर्च से आती थी, आधी चीजें दूसरी तरफ से आती थी और एनवायरनमेंट बहुत कम आता था। बट जब से ये कोविड वगैरह का पंगा पड़ा है ना, तब से ये कंटिन्यू आपका एनवायरनमेंट उठा के दे रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार स्टार्टिंग के 10 आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे डीआई के, डीआई में मान लो आपने कहा यार बड़े डेंजरस क्वेश्चन है छोड़ दे, तो 10 नंबर तो वहां चले जाएंगे। अगर इन्वायरमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन हुए, अगर आपने ये भी छोड़ दिया तो 10 नंबर वहां चले जाएंगे। तो आप ये समझो फिर बाकी कितना बचेगा, 30। 30 में आपके असर्शन रीजन भी है, आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, और अगर इनको भी छोड़ दोगे तो क्या होगा। तो एग्जाम देना है तो इनको पढ़ते हुए चलिए। समझ आ रही है बात, किसको समझ में नहीं आ रही है। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, स्किप कर रही हूं मैं, इसको पढ़ लेना तुम लोग जरा, गोल से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये गोल वाला मैं फटाफट आप लोगों को स्किप करके आगे बढ़ रही हूँ। ये वाले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24। डीआई कुछ भी समझ में नहीं आया, कल मैं डीआई करवाती हूँ, ठीक है, कल मैं डीआई करवाती हूँ। आंसर करो अभी क्वेश्चन नंबर 24। Under Goal 2 of MDG, UN member countries were to ensure which of the following courses were to be completed by children everywhere by the year 2050। कल मैं डीआई कराऊंगी, बट वही बात है ना कि यार अगर जो समझ लेगा उसका पेपर अच्छा हो जाएगा, जो यही सोचेगा अरे यार छोड़ो
फिर सोच लो उसका क्या होगा, क्योंकि सिर्फ 6% को ही उन्होंने पास करना है और JRF 1 से 2% वालों को ही मिलेगा जिनकी मेरिट होगी। बाकी एग्जाम में टहलने जाना है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन। जो गोल 2 है MDG का, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। और अगर आपको फिर भी गोल याद ना हो तो यहाँ पे ये 8 गोल दिए, हर एक का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बिल्कुल डेफिनेटली कल मैं DI कराती हूँ, ठीक है। मैं आज भी DI कराने के मूड में तो थी, लेकिन फिर ये हुआ कि मौसम सही ना होने की वजह से मैंने कहा अगर डिस्टरबेंस हो गई तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं MDG, जल्दी जल्दी मैं कवर करूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से इसको पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, है ना, क्योंकि नेटवर्क है नहीं है, वॉइस तुम लोगों को आ नहीं रही मेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ये बार बार घुमा घुमा के यहीं से दे रहे हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि यस बताइए कौन से MDG के गोल है, SDG के गोल है। यस शीले, जैसे मैंने इंडियन लॉजिक का भी बेटा मैंने दिया है, रिसर्च का भी दिया है, आपका कम्युनिकेशन का भी दिया है, हायर एजुकेशन का भी दिया है और आज एनवायरनमेंट का भी दूंगी मैं, ठीक है। बट शर्त ये है कि आप लोगों ने पढ़ना है और जो क्वेश्चन मैं पूछती जाऊं उसका आंसर करना है। 27 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर करिए जल्दी से। पढ़ते हो? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को YouTube में सब्सक्राइब भी करवा लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ये जो फ्री कंटेंट है, ये मेरे ख्याल से कोई इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं दे रहा होगा, ना कोई फ्री क्लास ले रहा होगा, ना कोई फ्री कंटेंट दे रहा है। अगर आप लोगों की, मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ तो आप लोग भी प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओ, सब्सक्राइब कराओ यूट्यूब चैनल। PDF बेटा टेलीग्राम पे मिलेगा, ऊपर देखिए चैट सेक्शन पे टेलीग्राम का लिंक है। ये जो PDF है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डाउटफुल है। यहाँ पे आपको आज ये जो PDF है ना, इसमें 400 PYQ हैं आपके इन्वायरमेंट के। 400 मायने रखते हैं, 400 क्वेश्चन। एक PDF कोई लेने जाता है ना, 100 रुपीज से कम की नहीं मिलती है। और यहाँ तो मैं आपको लाइव क्लास भी दे रही हूँ, आपको मैं PDF भी दे रही हूँ। बस सपोर्ट आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज जितना हो सके चैनल को या तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, या मेंबरशिप ले लो या कुछ भी करो, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट जरूर करो। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। 28 ऑप्शन नंबर 1। अब ठीक है वॉइस, चलो वेरी गुड, ध्यान से देखते जाइए। वैश्विक सहभागिता किसमें है? लक्ष्य 8 में। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, MDG वाला, SDG वाला। तो आप लोगों ने इस तरीके से सेट देख लो। देखो पैटर्न PYQ को देखने का क्या मतलब है कि PYQ से एक तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, दूसरी बात है आपको पैटर्न पता लगता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SDG को कब तक आपको कंप्लीट करना है? 2030 तक। एजेंडा 2030 किसको कहते हैं? SDG को कहते हैं। MDG कब स्टार्ट हुआ? 2000 में। उसको प्राप्ति का लक्ष्य कब रखा गया? 2015 तक। अगर पहले नहीं भी पढ़ा है तो यहां पर पढ़ लो तो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ICT का PDF नहीं मिला बेटा? सारे PDF वेबसाइट पर भी अपलोडेड हैं, एक बार वेबसाइट भी चेक कर लो, ठीक है। चलो आगे चल के देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। ये तो SDG MDG है और इनको तो तुम लोग पढ़ लेना, मेरे ख्याल से इस पे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसको तो आप लोगों ने पढ़ना है। वर्तमान में विकास और पर्यावरण एक दूसरे के क्या बन गए हैं? अपोजिट टू ईच अदर, विरोधी बन गए हैं, ठीक है। असर्शन रीजन, वायुमंडल का सबसे बड़ा अवयव कौन सा है? द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑप्शन नंबर C नाइट्रोजन।
ध्यान से देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन आदि अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो सेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बट ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में यूजीसी नेट में भी पूछा गया था कि जो रेड डेटा बुक है ये क्या है, किसके द्वारा जारी की जाती है। ये अभी लास्ट आपके एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रेड डेटा बुक क्या होती है। जो संकटापन, यानी जो पशु आपके जो है संकट में है, इंडेंजर्ड है, उनके बारे में ये बुक होती है। लुप्त हो चुके हैं किसी कारण से या लुप्त होने वाले हैं, लाल किताब यानी रेड डेटा बुक उसे कहा जाता है, जिसमें विलुप्त या विलुप्त प्राय जीवों का लेखा जोखा है। किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है? IUCN, डेट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, पढ़ते चलो जो मैं पढ़ा रही हूं। बाकी फिर अभी देखो ये ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिला है, 2021 में भी आया था, अभी 2022 में भी आया है। कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला यानी ओजोन डिप्लेशन सबस्टांस कौन सा है? मिथाइल क्लोराइड। कौन सा है? मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का जो सही क्रम है वो क्या है? इसके लिए आपको ये पूरा मैंने डेटा दिया हुआ है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा। तो ये एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा क्या चीज है देख लो जल्दी जल्दी, जो छोटे क्वेश्चन है वो मैं देख रही हूँ। मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में किसको समझा जाता है? क्वेश्चन नंबर 61, रेडियो धर्मी नाभिकीय कण। क्वेश्चन नंबर 61, सबको प्रॉपर दिख रहा है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं इस समय? कितने लोग क्लास में एक्टिव हैं? जरा थम्स अप करो सब लोग, जरा थम्स अप करो जो लोग भी एक्टिव हैं इस समय क्लास में। मुझे देखना है कितने लोग हैं अपनी क्लास में एक्टिव है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखो एक चीज याद रखो, बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, अब तो कंप्लीट ही हो रहे हैं एग्जाम। तो थोड़ा सा बस मन लगा के जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं खुद ही बेटा करा रही हूँ। बाकी ये पूरी PDF दूंगी, आराम से बैठ के पढ़ना। मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा। एक ये क्वेश्चन देखो, यूरी ब्रोफिन ब्रेनर के मानव विकास के जैविकीय मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है। किसके द्वारा? ब्रोफन ब्रेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर A, A, B, E इसका सही आंसर है। यानी सूक्ष्म में क्या आएगा? निकटतम परिवार, विचार पद्धति और प्रतिवेश। चलो और देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को देखना भी है, समझना भी है। एक क्वेश्चन ये देखो बेटा, यहां से आता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर करिए बेटा जल्दी से। JRF चाहिए कि नहीं चाहिए? चंदा, इतना अच्छा बेटा अभी तक आपने सीखा है, इतना अच्छा पढ़ाई करिए, रेगुलर क्लास में रहे हो बेटा, टेंशन नहीं लो। हमारा काम है एग्जाम देना। एग्जाम में क्या आएगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना? तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर सोचोगे यार नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। अगर ये सोच लोगे जैसा भी हुआ हम 2 बार पढ़ेंगे और यस हम कर लेंगे, अपने आगे डॉक्टर लगवाना है तो थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।
अब आप ये सोच लो क्यों बोला यूजीसी नेट ने कि 6% वालों को ही, मतलब 6% लोगों को ही हम चुनेंगे। उसका रीजन है, आप लोग खुद देखो कितने लोग हैं सच में सीरियस, मात्र 30-31। इस समय क्लास में कितने लोग सीरियस है? ठीक है, परसों एग्जाम है, यानी 8 को एग्जाम है, 10 को एग्जाम है, आपका 11 को एग्जाम है, अभी कितने एग्जाम बाकी हैं आपके? 12, 13, 14 को एग्जाम है। कितने लोगों का एग्जाम है और उसके बावजूद कितने लोग हैं क्लास में? इससे समझो कि कितने लोग सीरियस है। अगर आप लोग क्लास में आ रहे हो, इट मीन्स कि यू आर सीरियस। और जो सच में मेहनत करता है उसकी हार कभी नहीं होती। ठीक है, ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। याद रखो, ओजोन डिप्लेशन जहां पर भी आ जाए, तुरंत क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन पे आपने टिक करना है। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राइड के उत्सर्जन के कारण होती है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जरा। डॉक्टर चंदा, डॉक्टर नंदनी, डॉक्टर राधा, डॉक्टर काजल, डॉक्टर ललिता, डॉक्टर घासीराम मीना, डॉक्टर दीनदयाल। कितना अच्छा लगता है ना? सोचो आप लोग अपना खुद से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बस पॉजिटिव रहो, अच्छी अच्छी चीजें होंगी। जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। इसी से ही क्वेश्चन होगा जो मैं आपको दे रही। निवेदिता ने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है बेटा। बहुसांस्कृतिक मूल्य, मल्टीकल्चरल वैल्यू। कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपके असर्शन रीजन आएंगे। जरूरी नहीं है सेम हो, इसलिए इसको मैं यहां से स्किप कर रही हूं, आगे लेकर चलती हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following pollutant have adverse implication for human health as well as climate change? किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है? क्वेश्चन का आंसर करिए जरा इसका। कौन से ऐसे यहाँ पे प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट हैं, जिसका कि मानव स्वास्थ्य पर, जलवायु पर सबसे गंदा इफेक्ट पड़ता है? आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। नाजिम, प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन बेटा, बड़ा है ना इस वजह से आ रहा है। राधा ने तुरंत देख लिया डी। राधा मालविया, बहुत अच्छी नजर, पार की नजर है तुम्हारी, है ना? ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी कणाकार पदार्थ, और ऑप्शन नंबर सी ओजोन। कणाकार पदार्थ, पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड ओजोन। ठीक है, ये वाला अभी आपके 2022 वाले क्वेश्चन में आया है। 2022 में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन 69 का आंसर करिए। अभी रिसेंटली पूछा गया बेटा। बाबू ललिता, जेआरएफ करोगे, जेआरएफ के साथ जैसे ही आप पीएचडी करोगे, पीएचडी के साथ लगता है। बाकी अगर आप नेट क्वालिफाई कर लोगे तो अभी तो ये आ गया है कि पीएचडी कंपलसरी नहीं होएगी आगे, अगर आप पढ़ाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाओगे, है ना? तो बढ़िया है यार, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर बन जाओगे यार, और क्या कम चीज है, प्रोफेसर साहब हो जाओगे। आंसर करो, एनएमएसएचई। सही आंसर इसका क्या होगा 69 का? ऑप्शन नंबर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। और यहां से एक क्वेश्चन आता है एनएपीसीसी का कि यहां पर इसके कितने मिशन है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कितने मिशन है? कितने मिशन है, ये क्वेश्चन आता है यहां पे। राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता, सुस्थ निवास, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी, हरित भारत, जलवायु परिवर्तन। आई थिंक 8 है ना?
8 है कि 7 है? 7 है कि 8 है? जल्दी बताओ भाई। मेरे हिसाब से 7 8 होने चाहिए, बट यहाँ पे 7 दिए हुए हैं, बट मेरे को लग रहा है 8 होने चाहिए। दीपक, मेरे को भी लग रहा है 8 होने चाहिए, एक यहाँ पर मिसिंग है कुछ। ठीक है, चलो। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जहां पे कार्बन मात्रा यानी यहाँ पर CO2 के बारे में बढ़ते हुए अनुक्रम को बताना है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन से स्रोतों से सबसे ज्यादा आती है, उनको सीक्वेंस में लगाना था। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी सबसे पहले आएगा पीट, उसके बाद आएगा प्लांट्स, उसके बाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ज्यादा मिलती है आपकी, प्लांट्स से, फिर आता है सॉइल ऑर्गेनिक, और फिर आता है फॉसिल फॉइल से। कार्बन मात्रा के बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले पीट, पौधे, मृदा के कार्बनिक, और फिर जीवाश्म ईंधन। साथ दिए हैं ना, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार देख लेना कि जलवायु कार्यक्रम जो इंडिया की तरफ से चल रहा है उसमें कितने मिशन है। BOD चलो देख लेना तुम लोग। सोलर वाटर स्टिल, ऑप्शन नंबर 1 सोलर वाटर स्टिल क्या है, सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए, यानी अगर वाटर खराब आ रहा है तो हमने क्या करना है, सोलर वाटर स्टिल का उपयोग करना है। ठीक है, अगला देखिए, इस तरीके के असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो अभी इनको क्योंकि आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आगे आगे दिखाती जाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, अगर आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस कितने टाइम तक रहती है, तो आपने इस यहाँ पर ये जो दी हुई है ना, ये जो गैसेस दी हुई है ना, इसको रट्टा मारना है। जैसे कि ग्रीन हाउस और कार्बन डाई ऑक्साइड, इनका जीवन काल कितना है। जीवन काल, CO2 के जीवन काल को एक मान में नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि ये गैस नष्ट ही नहीं होती और पर्यावरण में हजारों सालों तक रहती है। मीथेन का कितना है, 12.5 साल तक रहती है वायुमंडल में। नाइट्रस 121 साल, और फ्लोरीकृत गैसेस हफ्ते से लेके हजारों सालों तक। ठीक है, चलो। उसके बाद ध्यान से देखो, ये आता है, फिर आता है कि नीचे कुछ धातुओं के नाम दिए हैं जिन्हें अनेक प्रकार के मानव जनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है। उन धातुओं की पहचान कीजिए जो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से काफी गंभीर चिंता का विषय बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 4 5, सबसे ज्यादा हानिकारक मरकरी, कैडमियम और लीड। ये किसमें पाया जा रहा है, जलाशयों में, यानी पानी में। आजकल का पानी क्या होता है, पानी में क्या क्या चीजें होती है, यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्वेश्चन है, देखिए, महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडार की प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान कीजिए। घटते हुए क्रम में लगाना है इनको। सबसे पहले घटते हुए में तलछट, घुले हुए अजैविक, घुले हुए जैविक पदार्थ और जीव जंतु। ये क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है एग्जाम में। फिर एक क्वेश्चन है PV सिस्टम, यानी फोटोवोल्टिक सिस्टम, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़े तक लगाना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा, सौ सेल आएगा, मॉड्यूल आएगा, एरे आएगा, और लास्ट में एरे फील्ड। देख रहे हैं असर्शन रीजन के कितने सारे, इस समय तो मोस्टली आपके यही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। इसीलिए बच्चों को ऐसा नहीं है कि टफ लग रहा है क्वेश्चन, मेन ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्वेश्चन इतने लंबे हैं। जैसे देखो, ये मैंग्रोव के बारे में दिया हुआ है, तो मैंग्रोव के बारे में पढ़ने के लिए पहले तो ये 4 ऑप्शन है जिसको आपको पूरा पूरा पढ़ना है। कच्छ वनस्पति क्या होती है, मिट्टी को जोड़ने में सहायता करती है। सेम ऐसे ही VOC के बारे में, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको पढ़ने में टाइम जाएगा। 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ है। तो आपको ये जो चीज है, अगर मैं यहाँ पे सोचो कि रट्टा मरवा दूंगी तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यस, टाइम कम होता है और क्वेश्चन लॉन्ग होता है। सबसे पहले तो ये लोग DI को डाल देते हैं, DI को ही सॉल्व करने में
समझो 10 मिनट अगर किसी ने दे दिया तो फिर आगे के क्वेश्चन के लिए तो डिफिकल्टी बढ़ती जाती है ना। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि वाष्पशील जैव यौगिक के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिए, पेंट, लकड़ी परिरक्षक, एरोसोल स्प्रे, क्लिंजर और कीटाणुनाशक। वीओपी के सोर्स, वीओसी के सोर्स कौन कौन से होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा के निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। देख रहे हो कितने लॉन्ग क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आए हुए एग्जाम में। पेरोक्साइटाइल, पॉलीक्लोरेटेड डाइऑक्साइड, ये सब चीजें आपकी। एसिड रेन, पीएच वैल्यू, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी एक मैं दिखा रही हूँ जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया और वो ये वाला क्वेश्चन है। रिसेंटली यहां से क्वेश्चन आया है आपका, जहां पे आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए आप स्कूल के आसपास हैं। डीआई को सोचकर टेंशन नहीं लेना बेटा, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैंने कितनी पीडीएफ दी हुई है, मैंने कितना प्रैक्टिस कराई है रेगुलर बेसिस पे। दिसंबर वाला फॉर्म बेटा आपका आएगा नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में। आईसीटी भी कराऊंगी बेटा, ठीक है। यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आया है कि मान लीजिए आप स्कूल के आसपास हैं, ठीक है, या आप कोर्ट के आसपास हैं, तो उस वहां पर आपको कितने डेसिबल आपकी वॉइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पढ़े हुए हैं ना, यही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ भी मैंने अभी रिसेंटली दी है सबको, तो तुम लोग भी पढ़ लेना। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लो। काले कार्बन, इस बार एक चीज और पूछी गई थी और वो था ब्लू हाइड्रोजन से क्वेश्चन। ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, वहां से भी क्वेश्चन आया है गाइस, तो ब्लू हाइड्रोजन एक बार पढ़ लेना क्या होता है। काले कार्बन का मूल्यांकन, इसका संघात किसके द्वारा किया जाता है। INCCA यानी जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन पर भारतीय तंत्र, इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट INCCA, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नवंबर तक आ जाता है बेटा, बट नवंबर में अभी रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा और ये डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी मर्ज करेंगे दिसंबर वाला, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि लोग दिसंबर में एग्जाम करा लें। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अगला मुझे नहीं पता कब होगा एग्जाम, फिर से सितंबर अक्टूबर चला गया तो कोई कुछ नहीं कह सकता। इन विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड, सही आंसर 1984। अब एक चीज और आती है आपकी, वो है पर्यावरण के मुद्दे यानी एनवायरमेंट इशू, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कंटिन्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन। नेट क्वालिफाई करने के लिए सेकंड पेपर बेटा कंपलसरी है, दोनों ही क्वेश्चन पेपर को हाईएस्ट बेस पे सॉल्व करना। ये मत सोचना कि पेपर 1 को हम निकाल लें तो हो जाएगा, ये मत सोचना कि पेपर 2 को निकाल लें तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको दोनों ही पेपर को अच्छे से क्वालिफाई करना जरूरी है। किस वायु प्रदूषण का सापेक्षिक विषैलापन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का सापेक्षिक विषैलापन, इसमें आता है गैसोलीन, कैरोसिन तेल, प्रोपेन, कोयला, लकड़ी के जलने से उत्पन्न होती है। सांस लेने में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जीवाश्म ईंधनों के जलने, औद्योगिक गतिविधि और जैंट फिल आदि से उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सा यहाँ पे प्रदूषक उत्तरदायी है, तो आपको क्या करना है, सल्फर के ऑक्साइड पे टिक करना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है, परिवहन और ईंधन। NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और फेफड़ों में उत्तेजना संभावित होती है या उत्पन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन के लिए CO2 मिशन का जो बढ़ते हुए क्रम है उसको बताना है। अब ये जो आपका क्वेश्चन था 2021 में आया था, ध्यान से देखिए। सबसे पहले चीन, USA, भारत, फिर रूस।
CO2 इमिशन, CO2 इमिशन से ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, पढ़ लेना। फिर एक क्वेश्चन आया, बायोगैस हैज अ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अबाउट, ऑप्शन नंबर डी 5000 कील पर क्यूबिक मीटर। देख रहे हो कैसे अलग अलग से क्वेश्चन है, किस किस ने अभी तक ये क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, जरा एक बार ही बताना। एक बार अपने अपने हैंड्स अप करो अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। डीआई कल करवाऊंगी बेटा। कॉमर्स वालों का 14 तारीख को एग्जाम है, 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में। दीपक पढ़ा हुआ बेटा आपने? बायोगैस का कैलोरिक मान कितना है? 5000। ठीक है। बायोगैस एक प्रकार का ईंधन है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राथमिक घटक है। पूछा जाता है बायोगैस में कौन प्राथमिक घटक है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैविक कचरे जैसे कृषि अपशिष्ट, खाद्य पौधों की सामग्री, हरित अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट और गोबर आदि उत्पन्न होता है। बायोगैस का कैलोरी मान 4800 से 59, क्या बोलते हैं, 6900 प्रति घन मीटर तक अलग अलग होता है। 69 बोलने में यार बड़ा काम खराब होता है। एक चीज याद रखिए, अगर आपको नेट करना है या जेआरएफ करना है, आपको टारगेट रखना है कि पेपर 1 में कम से कम 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर अगर इसको, कि ये 50 नंबर का होता है ना, 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो 50 में 35 सही होने चाहिए। दूसरा पेपर आपका 100 का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके कम से कम 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आपको नेट करना है या जेआरएफ करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय सूक्ष्म एरोसोल में किसके संगठन के अनुसार कौन सा संगठन बहुतायत है? सही आंसर है सल्फेट। 131 जल्दी से रीड करिए, 131 ऑप्शन नंबर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सल्फेट। दूसरा क्वेश्चन है कि किन प्रदूषकों को अल्पायु जलवायु कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, यानी जो पर्यावरण में सबसे कम रहता है। 2020 तक पढ़े हैं, 2020-21 का पूरा। ठीक है, डरने की फिर कोई बात ही नहीं है यार, पढ़ा हुआ है फिर तो। कौन है जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स है? सही आंसर क्या होगा इसका? यहां पर देखिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है बेटा। बस एक चीज याद रखना, ये जब पीडीएफ मिलेगी आपने सिर्फ 10 मिनट देने हैं इसको। सेकंड पेपर में 70 नंबर सही करने होते हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए। यस, कम से कम 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब देखिए कि कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो सबसे कम रहते हैं जलवायु में। ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और सतही ओजोन। ठीक है। द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन बायोगैस इज, बायोगैस में दूसरी अधिकतम मात्रा किसकी होती है? बायोगैस कैसी है? रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ईंधन है। कहां से उत्पादित होता है ये भी पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या आता है? मीथेन। कितनी मात्रा होती है? 50 to 75%। आपको याद रखिए पहले पेपर में कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, और दूसरे क्वेश्चन पेपर में कम से कम 70। और अभी ध्यान से देखिए क्योंकि बायोगैस से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। बाद में मत कहियो कि मैम बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया गया कि बायोगैस एक नवीकरणीय ईंधन है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। बायोगैस के सोर्स क्या है आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि लाइक मीथेन
तो भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25 से 50, नाइट्रोजन 0 से 10%, हाइड्रोजन 0 से 1 और अन्य 0 से 3। ठीक है, फिर असर्शन रीजन को छोड़ के मैं आगे चल रही हूं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रही हूं अभी, ठीक है, बाकी तुम लोग पढ़ लेना। एक चीज यहां पे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार पेयजल की गुणवत्ता के लिए आर्सेनिक की मात्रा किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 10 से। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान से रखना, हो सकता है ये पूछ लिया जाए इस बार। ड्यूरिंग अ कंबंशन प्रोसेस द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट आर प्रोड्यूस। प्रज्वलन की प्रक्रिया की अवधि में वायु प्रदूषक उत्पादित होते हैं। जब कोई आग जलाई जाती है तो कौन कौन से वायु प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और वायु प्रदूषक। किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थिति होती है? मीथेन। कौन कौन पढ़ेगा ये वाली पीडीएफ? जल्दी से बताना तो एक बार, कौन कौन पढ़ेगा? आईसीटी का भी नहीं हुआ? ठीक है, 8 से 10 साल की बस इसकी आयु होती है, 8 से 10 साल। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले हैं, पढ़ लेना कि किस लिए किसका रीजन क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 41, जरा इसका आंसर करिएगा, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 141 आंसर करिए, पढ़ोगे? वेरी गुड। ज्योग्राफी का एडमिट कार्ड बेटा जल्दी ही अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी अपडेट वहीं पर मिलेगी आपको। 141 कितने क्वेश्चन करा रही हूं मैं, खुद देखो। 141वां क्वेश्चन, और क्या होगा इसका सही आंसर? मान लीजिए आ गया, पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, क्या आंसर करोगे? वन 141 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए, C3HFC, C2FH3CI, ये देखो पूरा का पूरा मैचिंग तरह से बिठाना है, इसको पढ़ लेना। प्रकाश रासायनिक धूम कोरा यानी फोटोकेमिकल स्मोक से इस बार भी क्वेश्चन आया। इसको बनाने के लिए यानी फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोरा बनाने के लिए क्या चीजें आवश्यक है? देखो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाष्पशील यानी वीओसी सूर्य का प्रकाश रासायनिक धूम कोरा बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही यहाँ पे वायुमंडल वाला ये वाला क्वेश्चन इस बार आया है अभी 30 तारीख वाले एग्जाम में, अभी आया है लेटेस्ट वायुमंडल वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर विभिन्न वायुमंडल परतों की उपस्थिति का सही क्रम कौन सा है? यानी जब हम वायुमंडल की बात करें तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे नीचे क्या आएगा? यस बेटा, वेबसाइट पे डाल दूंगी और वहां पर जितनी भी पीडीएफ है सब डाउनलोड करके पढ़ लो, अभी टाइम है थोड़ा, 1 2 दिन 3 दिन का थोड़ा यार पढ़ लो, उसके बाद तो फिर आराम ही है। ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है आपका, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले क्या आएगा आपका शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगा समताप मंडल यानी आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगा मेसोस्फेयर जो मध्य मंडल है, और फिर आएगा ताप मंडल यानी कि आपका थर्मोस्फेयर। यहाँ पे देखिए, ये पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि शोभ मंडल की जो दूरी है कितनी है, या सप्ताह मंडल, या फिर आपसे पूछा गया था कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो कौन सी उस पे चलते हैं, ताप मंडल पे, या रेडियो साउंड्स कहाँ पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपसे पूछा भी गया एग्जाम में, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद समझो। क्लाउड्स कहाँ पे रहते हैं? शोभ मंडल में।
वायु प्रदूषक में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? द एयर पोल्यूटेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक मिनट में दिखा देती हूं आपको। ये वाला, ओजोन परत को ओजोन छिद्र में परिवर्तित करने के लिए ओजोन का संघनन कितना होना चाहिए? डॉब्सन कितना? ग्रेटर देन 220 डॉब्सन। 146 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, 14 तारीख को एग्जाम है, प्रैक्टिस आराम से करो, सब हो जाएगा। ठीक है, 220 से ज्यादा। आगे देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में येलो कलर कब मिलता है? पीला कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। कितने सूचकांक पे कौन सा कलर है? देखो ध्यान से, क्योंकि ये भी आ सकता है आपके मैचिंग में। 0 से 50 में हरा, 101 से 200 पीला, 201 से 300 नारंगी यानी ऑरेंज, और 301 से अगर 400 है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये रेड अलर्ट है। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्वेश्चन है, प्रदूषित शहरी क्षेत्र में पेट्रो रसायन स्मॉग का कौन सा घटक सबसे कम मात्रा में रहता है? ऑप्शन नंबर डी ओजोन। क्या आंसर होगा इसका? ओजोन। चलो अभी देख लेते हैं, 5-10 मिनट और करवा के, बाकी ये फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ज्यादा नहीं आपका टाइम लूंगी। किस वायु प्रदूषक के मामले में वीजिंग सर्वाधिक संगत आवश्यक संबंधी प्रभाव है? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अलावा, चलो ये तो अलग क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, लेकिन यार जो भी चीजें हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है आई एम डैम श्योर कि ये पूछे जाएंगे। प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन सा है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? आंसर करिए 152। अब जो लोग सो रहे होंगे पता लग जाएगा कौन कौन सो रहा है। 152 का आंसर, जल्दी से 152 क्वेश्चन नंबर आंसर करिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक वायु प्रदूषक की पहचान कीजिए। ओजोन, ब्लैक कार्बन एरोसोल, सल्फर एरोसोल या प्योक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तरन्नुम क्या आंसर होगा बेटा? ये क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ये जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ दूंगी 400 क्वेश्चन से ज्यादा ही है, आपने अगर ये पढ़ ली तो बेटा आपको, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप लोग कर ले जाओगे एग्जाम। दीनदयाल इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अगर आपने अभी तक मान लो छुआ भी नहीं है आपने एनवायरमेंट को, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कर लो आराम से हो जाएगा। ब्लैक कार्बन एरोसोल प्राथमिक वायु प्रदूषक है, जो कि अपूर्ण दहन प्रक्रिया यानी जो अधजली चीजें रहती हैं उससे उत्सर्जित होता है। ब्लैक कार्बन एरोसोल प्राथमिक वायु प्रदूषक है। फिर एक क्वेश्चन यहां से आता है, ग्रीन हाउस गैसेस की जीवन काल का सही क्रम। अभी अभी बताया भी था आपको, और आंसर करेंगे अब आप लोग। 153 अभी अभी करा के हटी हूं मैं, आते हुए कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। मेरे को देखना पड़ेगा रेनू, ठीक है, मैं बताती हूँ जैसा होता है। आंसर करिए 153, अभी अभी बताया था मैंने इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर करिए। 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1 घंटे में अगर आपको कोई इतने क्वेश्चन करा दे तो मैं मान जाऊं। 1 घंटे में कोई 10 क्वेश्चन नहीं कराता है, पता है आपको? 20 क्वेश्चन नहीं कराता है, 30 क्वेश्चन नहीं कराता है, 15, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन करा के खत्म कर देते हैं। और यहां मैंने 1 घंटे में, 1 घंटा हो रहा है क्लास को, और 1 घंटे में 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है यार, सोचो कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, आपको क्वालिफाई कराने का भी जिम्मा है। बस अंतर इतना है कि आपने भी उसको पढ़ना हो, ये ना हो कि हम आपको दें और आप लोग रख दो किनारे, फिर बेकार है।
ग्रीन हाउस गैसेस के जीवन काल के सही क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का अवरोही क्रम कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी सबसे ज्यादा कौन सी रहती है, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर सीएफसी रहती है 55 ईयर्स, मीथेन 25 और भूपृष्ठीय ओजोन 22 दिन। ये रट्टा मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गगन, सुपर से भी ऊपर। मैंने कहा ना, अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना पहले, तो भी आपने अगर एक रात इसको दे दिया एनवायरमेंट को, या हायर एजुकेशन या इंडियन लॉजिक, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया बेटा, ये जो आपके असर्शन रीजन स्टेटमेंट, इसको भी पढ़ लेना कि इसका आंसर क्यों है ऐसा। क्योंकि डाउट जब क्लियर हो जाते हैं ना, फिर आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होता। निम्नलिखित ईंधनों को उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 155 क्वेश्चन नंबर। अवरोही क्रम, आरोही क्रम, जो भी जिसके पास भी टेलीग्राम नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वेबसाइट पर भी बेटा अपलोड करूंगी। सही आंसर इसका ध्यान से देखिए, डेटा के साथ मैं बात कर रही हूं यहां पे। ईंधनों का उनके दहन के अनुसार प्रति इकाई ऊर्जा उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कोयला से सबसे ज्यादा 215 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्पादित होता है, गैसोलीन से 157, प्रोपेन से 139 और प्राकृतिक गैस से 117। अभी हमारा 1 घंटा कंप्लीट हुआ है, और 1 घंटे में हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, ये लेवल समझो अपना। इस तरीके का बेटा लंबा क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये डिफिकल्ट है थोड़ा समझाने में, क्योंकि इतना पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो तुम लोगों को मैं डायरेक्टली आंसर ही दिखा देती हूँ उसका। वायु गुणवत्ता सूचकांक में यानी AQI की गणना में 8 प्रकार के सूक्ष्म कण प्रदूषकों का उपयोग होता है। PM10 याद रख लीजिए, ये आएगा, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PM10, PM2.5, ओजोन 3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पारा और अमोनिया। 5 days लेफ्ट, हार्ट बीट फास्ट। ये बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, लेट नहीं हो, पढ़ लेना इसको। फिर एक क्वेश्चन था, शहरों में धूम में मुख्यतः क्या चीजें शामिल होती हैं, जो धूल होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन बदल दें हम, ठीक है, क्योंकि ये 2013 में पूछा गया। अभी हम लेटेस्ट की बात करें तो आपके स्मॉग में क्या क्या चीजें होती हैं, एल्डेलाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पेन और ट्रेपोस्फेयर यानी ओजोन, और VOC यानी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। ठीक है, गुड इवनिंग किरण। रेनू परेशान नहीं हो बेटा, कॉमर्स वाले के ग्रुप में भी ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, क्योंकि वहां पर भी मैंने कुछ चीजें डाली हुई हैं, उसको पढ़ो। आंसर करो जरा इस क्वेश्चन का 158। थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट का बोलने का रेस्ट दो, और इसका आंसर करो जरा। 158 आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए 158। क्या आंसर होगा, ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता को घटते क्रम में लगाइए, व्यवस्थित कीजिए। चले देखते हैं इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यानी अगर हम बात करें घटते हुए क्रम में, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड कितनी है, CFC कितनी होगी मात्रा, CFC11, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, कितने घंटे कौन सी गैस रहती है या बढ़ती है कितनी तेजी से, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सबसे तेज, फिर CFC, फिर आती है CFC11, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर मीथेन। चलो एक क्वेश्चन यहां देखिए,
प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में किसकी उच्चतम सांद्रता होती है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप चलाती हो ना, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्हाट्सएप होता है, ठीक है ना, टेलीग्राम कुछ अलग नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये भी रिसेंट वाला आप लोग डेटा जरा निकाल लेना। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से क्या चीज उत्सर्जित होती है? कोयला आधारित, अगर आप कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन होता है। ओजोन परत की क्षरण का क्या कारण है? वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन HCFC और नाइट्रोजन समाविष्ट उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग ओजोन परत के क्षरण का यानी डिप्लेशन का कारण है। प्राकृतिक स्रोतों से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक आती है मैचिंग कि कौन से पोल्यूटेंट से यानी कौन से प्रदूषक से क्या प्रभाव पड़ते हैं, पढ़ लेना है इसको आप लोगों ने, ठीक है। चलो आगे आगे मैं दिखा देती हूँ। एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन इज नॉट कॉज्ड बाय O2, ठीक है। यहां पर देखिए ग्रासलैंड, बायोमी, रेनफॉल, यार ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी, SO2 NO2। जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूं, आप लोगों ने बाद में आराम से पढ़ लेना इसको। डी आंसर, जैव आवर्धन क्षमता। धूम कोहरा किसके कारण होता है? बिल्डअप ऑफ फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, पॉल्यूटेंट एंड थर्मल इन्वर्जन। प्रकाश रासायनिक, अम्ल वर्षा, हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस। ऐसे भी क्वेश्चन आता है जहां पर पूछा जाता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो दैट इज ऑक्सीजन। जबकि अगर हम बात करें CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रबंधन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर सी, संचयीकरण और संरक्षण से। प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट। इतने इंपॉर्टेंट है। ताजमहल किसके प्रभाव का संकट है? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद जल प्रदूषण से कैसा आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में कीटनाशक की मात्रा कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 2 से। जल में स्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ये तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसको तुम लोग पढ़ लेना। ऐसे ही भूजल संदूषण के गैर बिंदु शोध, अभी कंटिन्यू एयर पॉल्यूशन से आया है, इसी तरीके आपके जल प्रदूषण से भी आएगा। विश्व के कुल जल प्रदूषक के, चलो आंसर करो, 196। 196। शांति, अभी मैं बेटा PDF दूंगी, आराम से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अब 1 घंटा हो चुका है। आई थिंक आप लोग भी थोड़ा थक गए होगे पढ़ पढ़ के। तो तुम लोगों को मैं ये 400 क्वेश्चन है, इसमें 200 के अराउंड में कवर करा दूंगी। 200 के करीब आप लोगों ने खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन मैं करवा रही हूं, 200 क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 196, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जल प्रतिशत को स्थानों की दृष्टि से सबसे पहले हिमशीर्ष, भूजल, झील, वायुमंडल और नदियां और जलधाराएं, ठीक है। तो ये काफी बड़े हैं क्वेश्चन, और इनको जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। जल प्रदूषकों का वर्ग और उनके एग्जाम्पलेशन, ठीक है, तो इसको तुम लोग जरा पढ़ लेना, काफी क्वेश्चंस हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। पेय और सिंचाई के प्रयोजन हेतु पृथ्वी की कुल जलापूर्ति से जल की उपलब्धता कितनी है? मात्र 1%। क्वेश्चन नंबर 208,
क्या हुआ? इंसानों को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। यस, ठीक है। 1%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चंस हैं आपके, जो अभी रिसेंट पूछे गए हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी से पूछे जा रहे हैं। एसटीपी क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आप लोग अब पढ़ो इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन पढ़ने पढ़ने वाला है इन क्वेश्चंस को, जरा बताना। ये कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि से होती है, कौन पढ़ेगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। अपने अपने हैंड्स अप करो, जिसको जिसको चाहिए ये पीडीएफ। यूट्राफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? उच्च। ना सिर्फ ये, मृदा प्रदूषण यानी आपका सॉइल पॉल्यूशन से भी क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन पे आपका और भी क्वेश्चन है। मुक्त शेष जल के प्राथमिक उपचार में किसे हटाया जाता है? ठोस को। देख रहे हो? कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अवशिष्ट घटक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मैं आपसे कुछ भी ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई आप लोगों को मैं झूठ बोल के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन बताऊं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 400 क्वेश्चन से ज्यादा ही मिलेंगे यहाँ पे इस पीडीएफ में, बट पढ़ना आपको है। ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ कितने क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पे आप लोग देख लेना। ध्वनि प्रदूषण, ये देखिए, आवासीय क्षेत्र पे कितना होना चाहिए, श्रवण की सीमा कितनी होनी चाहिए, ये बेटा आप लोगों ने पढ़ना है। उसके अलावा ध्वनि की प्रबलता, मान लीजिए चिल्लाकर बात करें तो कितने डेसिमल होती है, इसको पढ़ लेना। प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब चीजें आपने पढ़नी है। आईसीटी भी यस बेटा करवाती हूँ, बट अभी कल मैं डीआई कराऊंगी। ठीक है, फिर आगे आगे क्योंकि उस हिसाब से ही चला जाएगा, है ना। डीआई मैंने कंटिन्यू लगातार पीवाईक्यूज में मैंने करवाई हुई है। एक बार उठा के सब उसको भी देख लो। ठीक है, अभी दिखा देती हूँ मैं टोटल कितने क्वेश्चन है, जिससे कि तुम लोग कंफर्म हो जाओ कि भाई, बस आपने यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ में। लघु जल शक्ति संभाव्यता कितने होने का अनुमान है? 20 गीगावाट। ठीक है, टेलीग्राम को में जोड़ो ज्यादा से ज्यादा। एक सपोर्ट होता है, जैसे हम आपको सपोर्ट करें, आप भी सपोर्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम पे जुड़े अपने साथ, फ्री एजुकेशन ले। ये देखिए, वन्य जीव प्रजातियों के संदर्भ में क्या सत्य है? कितने क्वेश्चन है? 434। यस, माइंड हैंग करने लगेगा, डेट्स वाई मैं कह रही हूँ कि आप बस करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थोड़ा अभी पढ़ लेना, थोड़ा हो सकता है रात को टाइम मिले तो रात को पढ़ लेना। बट यस, तुम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। अभी मैं अगर आईसीटी भी इतने ही क्वेश्चन करा दूंगी तो तुम लोग का माइंड ब्लॉक हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। जो चीजें होती जा रही हैं वो सारी पीडीएफ मैंने डाली हुई है वेबसाइट पे, वेबसाइट से डाउनलोड करो। टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। कोई कंफ्यूजन कोई चीज हो वो पूछ लो। ठीक है। यस मोहसिन, मैं अभी पीडीएफ सेंड करती हूँ, वेबसाइट पर भी अपलोड करती हूँ। बट आप लोग कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सपोर्ट करो ज्वाइन बटन से। इतनी मेहनत कोई अगर आप लोगों के लिए कर रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस दे रहा है, तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।